करीब 10 बज रहे थे। सूर्या अपने घर पर सो रहा था। ठीक उसी वक्त सूर्या को अपने दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई दी। तुरंत सूर्या अपनी जगह से उठकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर चला गया। जैसे ही सूर्या ने दरवाजा खोला, उसे अपने सामने कप्तानगंज के कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दिए। उन सभी को देखकर सूर्या ने कहा, बल्लू, किशन, शांता काकी, आप सब लोग यहां? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तभी हाथ जोड़ते हुए शांता काकी ने सूर्या से कहा, माफ करना बेटा, जो हम इस वक्त यहां तेरे पास चले आए। वो क्या है ना, हम तुझे देखने आए थे बेटा कि तू ठीक है कि नहीं। जैसे ही शांता काकी ने अपनी बात खत्म की, बल्लू बोल उठा, सूर्या भैया, जल्दी आप अपने काम पर लौट आइए और पहले की तरह सब ठीक कर दीजिए। म्यूनिसिपैलिटी में जो जिंदल ने अपना नया सेक्रेटरी बिठाया है, उसकी वजह से हम काफी परेशान हो चुके हैं। जल्दी हमारी मुसीबतों को खत्म कर दो सूर्या भैया। बल्लू की बात सुनकर सूर्या ने कहा, इन सभी मुसीबतों की जड़ वो जिंदल है। जल्द से जल्द मैं उसे खत्म करके ही रहूंगा। सूर्या की बात सुनकर किशन ने उससे कहा, कैसे खात्मा करोगे आप उस जिंदल का सूर्या भैया? वो जिंदल तो पता नहीं कहां छुप कर बैठा है। उसके पावर प्लांट पर ताला है और घर से वो गायब है। मुझे तो लगता है वो कप्तानगंज छोड़ चुका है। किशन की बात सुनकर सूर्या ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, जिंदल कप्तानगंज छोड़ने की गलती कभी नहीं कर सकता। हो ना हो, वो यहीं कहीं छुपा बैठा है। बस एक बार मुझे पता लग जाए कि वो कहां है, फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही सूर्या ने अपनी बात खत्म की, शांता काकी ने उससे कहा, बेटा, जैसे ही सुबह हो सबसे पहले ऑफिस चले जाना और जो इन शैतानों ने बिगाड़ा है उसे ठीक करना। शांता काकी की बात सुनकर सूर्या ने अपना सिर हां में हिलाया। सूर्या से बात कर कप्तानगंज के लोग वहां से जाने लगे। सभी के वहां से जाते ही सूर्या ने अपने आप से कहा, कल जैसे ही सुबह होगी, ऑफिस जाने से पहले मुझे किसी से मिलना होगा। जिन शैतानों ने हमारे बीच दरार डाली है, उस दरार का भरना बहुत जरूरी है। अगली सुबह सूर्या किशोर के घर के बाहर खड़ा था। सूर्या ने किशोर का दरवाजा खटखटाया। अगले ही पल जैसे ही किशोर ने दरवाजा खोला, उसे अपने सामने सूर्या खड़ा हुआ दिखाई दिया। सूर्या को अपने सामने खड़ा देख किशोर अंदर ही अंदर जलने लगा, पर किशोर ने अपना गुस्सा सूर्या के सामने जाहिर नहीं होने दिया। किशोर को देखते हुए सूर्या ने उससे पूछा, क्या हुआ किशोर, घर के अंदर नहीं बुलाओगे मुझे? अपनी मुट्ठी बांधते हुए किशोर ने अपने मन में कहा, सूर्या का दुश्मन बनने से ज्यादा मैं उसका दोस्त बनकर उसे नुकसान पहुंचा सकता हूं। गुस्से का घूंट पीकर किशोर अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ले आया। सूर्या के गले लगते हुए किशोर ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं बहक गया था। जैसे ही मुझे आपकी सच्चाई का पता चला, मुझे काफी तकलीफ हुई। आई एम सो सॉरी सर, जो मैंने आपका यकीन नहीं किया। किशोर की आंखों में देखते हुए सूर्या ने कहा, कोई बात नहीं किशोर, जो दरार हम दोनों के बीच गलतफहमी के चलते आई थी, वो भर गई। बस वही मेरे लिए काफी है। तुम्हें भी पता है किशोर कि मृणाली मेरे लिए क्या थी। उसके साथ मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता था। अपना सिर हिलाते हुए किशोर ने कहा, नहीं सर, आपको किसी चीज की सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। किशोर की बात सुनकर सूर्या ने एक राहत की सांस लेते हुए कहा, बस यही मुझे तुमसे सुनना था किशोर। अगर तुम मेरे लिए अपने दिल में कुछ बैर रखते तो मैं चैन से जी नहीं पाता। किशोर के कंधे पर हाथ रखकर सूर्या ने कहा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं, तुम भी रेडी होकर जल्दी आ जाना। सूर्या की बात सुनकर किशोर ने उससे कहा, आप ऑफिस जाइए सर, मैं आज थोड़ी देर से आऊंगा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है।
किशोर की बात सुनकर सूर्या ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करना। किशोर से अपनी बात कहकर सूर्या वहां से निकल गया। सूर्या को जाता हुआ देख किशोर अपने आप से कहने लगा, जो दरार हमारे बीच आई है सूर्या, वो बस तेरे मौत के बाद ही भर सकती है। तुझसे ही मैंने होशियारी सीखी है सूर्या। जैसे तू लोगों के सामने बड़ा मासूम बनता फिरता है, वैसे ही मैं तेरे साथ भी मासूम बनकर रहूंगा और मौका पाकर तुझ पर ऐसा वार करूंगा कि तू कभी उठ नहीं पाएगा। अपने फार्म हाउस पर जिंदल बेचैन होकर इधर से उधर टहले जा रहा था। अपने हाथ में ऑफिस का बैग थामे राजन जिंदल से कहने लगा, क्या हुआ सर, ऐसे बेचैन आत्मा की तरह क्यों फिर रहे हो आप? कुछ तो कहिए, क्या हुआ आपको? रात को आपको नींद नहीं आई या आपका पेट गड़बड़ है? राजन को घूर कर देखते हुए जिंदल ने कहा, क्या तुम्हें मेरी बेचैनी का कारण भी बताना पड़ेगा बेवकूफ? उस सूर्या की वजह से ही परेशान हूं मैं। जिंदल की बात सुनकर राजन ने उससे कहा, आप भी उस सूर्या की वजह से परेशान हैं और मैं भी। आप तो उससे दूर यहां छुप कर बैठे हुए हैं, पर मुझे आज उसका सामना करना पड़ेगा। कल तक मैं जिसका बॉस था वो आज मेरा बॉस बनकर आया है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। दफ्तर में इन दोनों के सहारे ही मैं सूर्या को खत्म कर पाऊंगा। पहला तुरुप का इक्का है मृणाल। तुरंत ही राजन ने जिंदल से पूछा, और दूसरा तुरुप का इक्का वो कौन है? ठीक उसी वक्त जिंदल ने अपने एक गार्ड को बुलाया और उसे एक चिट्ठी देते हुए कहा, इस पर्ची में एक आदमी का नाम पता लिखा हुआ है, उसे अभी मेरे पास लेकर आओ। जिंदल का आदेश पाकर उसका गार्ड वहां से चला गया। हैरान होते हुए राजन जिंदल को देखे जा रहा था। जिज्ञासा भरी आवाज में राजन ने पूछा, कहिए सर, कौन है वो दूसरा तुरुप का इक्का? हंसते हुए जिंदल ने राजन से कहा, जिस तुरुप के इक्के का नाम तुम जानना चाहते हो, वो शख्स तुम्हें रोज मिलता है अपने दफ्तर पर। जिंदल की बात सुनकर राजन के चेहरे पर हंसी आ गई, मानो उसे पता लग चुका था कि जिंदल किसके बारे में बात कर रहा है। अपने घर की आराम कुर्सी पर बैठा किशोर गाने सुन रहा था। गाने सुनते हुए किशोर अपने आप से कहने लगा, तेरी शक्ल देखनी पड़ेगी सूर्या, इस वजह से मुझे ऑफिस जाने का भी मन नहीं कर रहा है, पर क्या करूं, मजबूरी है। आज नहीं तो कल तुझे देखना ही पड़ेगा। आराम से कुर्सी पर बैठा किशोर खुद से बातें किए जा रहा था। ठीक उसी वक्त किशोर को अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। अपनी कुर्सी से उठकर किशोर दरवाजे की ओर गया। दरवाजा खोलकर किशोर ने जैसे ही देखा, उसे अपने सामने जिंदल के 3 गार्ड्स खड़े हुए दिखाई दिए। जिंदल के एक गार्ड ने किशोर से कहा, चल, तुझे सर ने बुलाया है। उस गार्ड की बात सुनकर किशोर हैरान हो उठा। किशोर के चेहरे पर परेशानी देख जिंदल के आदमी ने उसे फोन थमाते हुए कहा, ये ले, बात कर ले। अपने हाथ में फोन लेकर किशोर ने जैसे ही फोन कान पर लगाया, उसे फोन पर एक आवाज सुनाई दी, हेलो किशोर, मैं तुम्हारा शुभचिंतक बोल रहा हूं। फोन पर जिंदल की आवाज सुनकर किशोर सन्न रह गया। फोन पर जिंदल किशोर से कहने लगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। कहो, मुझसे दोस्ती करोगे ना किशोर? गंभीर आवाज में किशोर ने जिंदल से कहा, सही कहा आपने, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मैं आपसे मिलने के लिए बेकरार हूं सर। कॉल पर जिंदल से बात कर किशोर ने फोन रख दिया। फोन रखकर किशोर ने जिंदल के गार्ड से कहा, मुझे सर के पास ले चलो अभी। किशोर की बात सुनकर जिंदल के गार्ड ने अपनी जेब से एक काली पट्टी निकाली और उसे किशोर की आंखों में बांध दिया। जिंदल के गार्ड्स
किशोर को अपने साथ ले गए। कुछ ही देर में किशोर जिंदल के सामने खड़ा हुआ था। तुरंत किशोर ने जिंदल से पूछा, कहिए सर, मैं क्या काम आ सकता हूं आपके? किशोर के कंधे पर हाथ रखते हुए जिंदल ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ एक काम करो। तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है और वो है सूर्या। जिंदल की बात सुनकर किशोर ने उससे कहा, तो आप मेरी मदद चाहते हैं अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने के लिए? किशोर के इर्द गिर्द टहलते हुए जिंदल उससे कहने लगा, मेरा तो वो दुश्मन इसलिए है क्योंकि उसने मेरा पैसा मुझसे छीना है, पर उसने तो तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन ली। तुम मानो या ना मानो किशोर, मृणाली की मौत का मुझे बेहद गम है। मैं पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं, पर सूर्या जितना मैं नीचे नहीं गिर सकता। भले ही मैं बुरा हूं, पर मैं किसी के साथ अच्छा रहकर उसकी इज्जत लूटकर उसे मार नहीं सकता। सूर्या ने तुम्हारी मृणाली के साथ भी यही किया था। क्या तुम अपने प्यार का बदला लेना नहीं चाहोगे? मृणाली जहां भी होगी, उसकी आत्मा इंसाफ के लिए तड़प रही होगी किशोर। मृणाली का चेहरा बार बार किशोर की आंखों के आगे आ रहा था। बदले की आग में अंधा हो चुका किशोर का विवेक जैसे मर चुका था। आक्रोश में आते हुए किशोर बोल उठा, मैं जरूर लूंगा अपने प्यार का बदला। कहिए सर, क्या करना है मुझे? किशोर की बात सुनकर जिंदल मंद मंद मुस्कुराने लगा, जैसे कि उसके दिल में लड्डू फूट रहे हों। तुरंत ही जिंदल ने किशोर से कहा, तुम्हें सूर्या के करीब रहना है और उसकी हर खबर मुझे देते रहना। मेरा नंबर तुम्हें मेरे आदमी से मिल जाएगा। जिंदल की बात सुनकर किशोर ने अपना सर हां में हिलाया। अपने गार्ड को निर्देश देते हुए जिंदल ने कहा, साहब को घर तक छोड़ आओ, इन्हें अभी अपने ऑफिस भी जाना होगा। जिंदल का गार्ड किशोर के आंखों पर पट्टी लगाकर उसे वहां से ले गया। क्या किशोर की मदद से सूर्या को खत्म कर पाएगा जिंदल? क्या जिस पर सूर्या सबसे ज्यादा भरोसा करता है उसी के हाथों मारा जाएगा सूर्या? या किशोर के आगे आएगी सूर्या की असलियत? जानने के लिए सुनते रहिए सूर्या जिंदा है, ओनली ऑन पॉकेट FM। कप्तानगंज के पुराने म्यूनिसिपल ऑफिस में सूर्या अपने नए केबिन में बैठा हुआ था। तेजी से राजन सूर्या के केबिन में चलते हुए आया। राजन के साथ साथ एक और शख्स केबिन में दाखिल हुआ। अपने पास में खड़े शख्स को इंट्रोड्यूस कराते हुए राजन ने सूर्या से कहा, ये समीर है। आपके जाने के बाद यही सेक्रेटरी बनकर यहाँ के कामकाज देख रहे थे। राजन की बात सुनकर सूर्या अपनी कुर्सी से उठा। तभी टेबल पर रखे पेपर्स को अपने हाथ में लेकर राजन और समीर के मुंह पर मारते हुए सूर्या कहने लगा, क्या तमाशा लगा रखा है ये? किससे पूछकर लोगों के घर पर टैक्स लगाए हैं तुम लोगों ने? और जो सोलर पैनल्स लगाए गए थे वो धीरे धीरे क्यों निकाले जा रहे हैं? ये करके तुम रवि जिंदल के पावर प्लांट को फायदा पहुंचा रहे थे। किससे पूछकर ये सब किया है तुम लोगों ने? मुझे अभी के अभी जवाब चाहिए। सूर्या की डांट सुनकर राजन घबरा गया। हिचकिचाते हुए समीर कहने लगा, सर वो ऊपर से ऑर्डर्स आए थे ये सब करने के लिए, इसलिए ये सब करना पड़ा। समीर की आंखों में देखते हुए सूर्या ने कहा, किसके थे वो ऑर्डर्स? अभी नाम बताओ उसका मुझे। सूर्या के सवाल पूछने पर समीर के पास कोई जवाब न था। सूर्या के तीखे सवालों से बचने के लिए राजन ने मुस्कुराते हुए कहा,
अरे सूर्या, जाने भी दो ना यार। अब कुछ हमसे गलतियां हो भी गई तो तुम उसे सुधार लो ना। अब तुम्हारे पास इतनी पावर जो है, जो चाहो वो करो। राजन को गुस्से से देखते हुए सूर्या ने कहा, सूर्या नहीं राजन, सर कहो मुझे। याद है ना, मैं तुम्हारा बॉस हूं। सूर्या की बात सुनकर राजन चुपचाप अपना सिर नीचे झुकाए खड़ा हो गया। राजन और समीर पर चिल्लाते हुए सूर्या ने कहा, दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। निकलो यहां से। सूर्या की फटकार सुनकर राजन और समीर केबिन से तुरंत बाहर निकल गए। राजन और समीर के निकलते ही किशोर सूर्या के केबिन में दाखिल हुआ। किशोर को देखकर सूर्या ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड किशोर कि तुम आ गए, वरना उन मनहूसों को देखकर तो मेरा खून खौला जा रहा था। सूर्या को गुस्से में देख किशोर ने पूछा, क्या बात है, आप काफी परेशान लग रहे हो सर, आखिर बात क्या है? किशोर की बात सुनकर सूर्या ने उससे कहा, तुम्हें तो पता ही होगा किशोर कि मेरे जाने के बाद यहाँ कितनी उथल पुथल हुई है। जितनी मेहनत से हम कप्तानगंज को उन्नति के मार्ग पर ले आए थे, उससे दुगनी तेजी से लोग नीचे की ओर ले आए। राजन की मदद से जिंदल ने हर जगह अपने आदमी बैठा रखे हैं। अगर मुझे वापस कप्तानगंज की उन्नति करनी है तो सबसे पहले मुझे इन लोगों को यहां से निकालना होगा। जैसे ही सूर्या की बात खत्म हुई, किशोर ने उससे कहा, सही दिशा में जा रहे हैं सर आप। कप्तानगंज की चरमराई हुई हालत को सुधारना है तो पहले आपको अंदर से सफाई करनी होगी। किशोर की बात सुनकर सूर्या अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अपने सिर पर हाथ फिराते हुए सूर्या कुछ सोचने लगा। सूर्या को इतना परेशान देख किशोर ने पूछा, क्या हुआ सर? कोई बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है? आप काफी परेशान लग रहे हैं। जरूर आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज मुझे बताइए। किशोर की बात सुनकर सूर्या ने उससे कहा, पता नहीं जिंदल किस बिल में जाकर छुप गया है, बस एक बार मुझे उसके ठिकाने का पता लग जाए। सूर्या की कही बात किशोर बड़ी गौर से सुन रहा था। केबिन से बाहर की ओर जाते हुए किशोर ने सूर्या से कहा, ठीक है सर, आप बाकी की फाइल्स देख लीजिए, तब तक मैं अपना पेंडिंग काम खत्म करके आता हूं। सूर्या से अपनी बात कहकर किशोर वहां से निकल गया। अपने फार्म हाउस पर बैठा जिंदल अपने कर्मचारी द्वारा हेड मसाज ले रहा था। ठीक उसी वक्त जिंदल का फोन बज उठा। इशारा कर जिंदल ने अपने आदमी से फोन देने के लिए कहा। जैसे ही जिंदल ने फोन उठाकर अपने कान पर लगाया, उसे किशोर की आवाज सुनाई दी। हेलो सर, आपको एक बात बतानी है। सूर्या का मेन फोकस आप पर है और आपने जो आदमी ऑफिस में बैठा रखे हैं उन सबको भी वो निकालने वाला है। पर सबसे अहम बात, गलती से भी सूर्या के सामने मत आना, वरना क्या हो सकता है आप अच्छे से जानते हैं। हेड मसाज ले रहे जिंदल ने अपने कर्मचारी को रुकने के लिए कहा। जिंदल का इशारा पाकर मसाज कर रहा आदमी वहां से चला गया। बड़े बेफिक्र अंदाज में जिंदल ने किशोर से कहने लगा, अगर सूर्या चाहता है कि मैं उसके सामने आऊं तो मैं उसके सामने आ ही जाता हूं। फोन पर जिंदल की बात सुनकर किशोर दंग रह गया। हैरान होते हुए किशोर बोल उठा, ये आप क्या कह रहे हैं? किशोर को समझाते हुए जिंदल कहने लगा, मैं जो कह रहा हूं उसे गौर से सुनो किशोर। फोन पर जिंदल किशोर को बड़े ध्यान से कुछ समझा रहा था और किशोर जिंदल की कही एक एक बात बड़े गौर से सुन रहा था। ऑफिस के अंदर सूर्या राजन पर खूब चिल्लाए जा रहा था कि तभी सूर्या के केबिन की सूर्या बोल उठा, अब जब वो माता के दर्शन के लिए आएगा तब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कल शनिवार है, कल सुबह 8 बजे मैं किशनगंज के लिए निकल जाऊंगा। रात को करीब 8 बज रहे थे। टीवी का रिमोट लिए मृणाल सोफे पर बैठी फिल्म देख रही थी।
ठीक उसी वक्त रोशनी भी वहां आई और टीवी पर चल रही फिल्म को बदल दिया। रोशनी की इस हरकत को देख मृणाल ने कहा, ये क्या किया तुमने? तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि मैं फिल्म देख रही थी? मृणाल के करीब आते हुए रोशनी ने कहा, अरे यार, क्या बोरिंग सी रोमांटिक फिल्म देख रही हो? आज वीकेंड है, कोई अच्छी एक्शन फिल्म लगाओ जिसे देखकर मजा आए। क्या वही रोना धोना? रोशनी को देखते हुए मृणाल ने कहा, मैं हर फ्राइडे नाइट रोमांटिक मूवी देखना पसंद करती हूँ, तो तुम्हें भी यही देखना होगा। तुम्हें देखना है तो देखो, वरना फोन पर कुछ और देख लो। मृणाल की बात को काटते हुए रोशनी ने कहा, अरे यार, वैसे भी रोमांटिक मूवी तुम्हारी पर्सनालिटी से मेल नहीं खाती, इसलिए आज मेरी पसंद की मूवी चलेगी। रोशनी की बात से मृणाल का चेहरा लटक गया। तभी गुस्से में मृणाल कहने लगी, अगर तुम्हें यहां रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, समझी? हंसते हुए रोशनी ने मृणाल से कहा, तुम क्या इस घर की बहुरानी हो जो मैं तुम्हारी बात मानूंगी? सूर्या तुम्हारा भी दोस्त है और मेरा भी, इसलिए जितना हक इस घर पर तुम्हारा है उतना मेरा भी है। तो अपनी चप्पड़ चप्पड़ बंद करो और मुझे फिल्म देखने दो। तभी मृणाल ने रोशनी के हाथ से टीवी का रिमोट छीनते हुए कहा, रिमोट मुझे दो और यहां से चली जाओ, मुझे तुम्हारे मुंह बिल्कुल नहीं लगना। मृणाल के हाथ से रिमोट वापस खींचते हुए रोशनी कहने लगी, तुम ये रिमोट मुझे दे दो और यहां से चली जाओ, तुम्हारे मुंह लगकर मुझे अपना मूड खराब नहीं करना। मृणाल और रोशनी दोनों आपस में लड़ी जा रही थी कि तभी दोनों को दरवाजे पर सूर्या खड़ा हुआ दिखाई दिया। ताज्जुब करते हुए सूर्या दोनों को देखे जा रहा था। घर में दाखिल होते हुए सूर्या ने दोनों से पूछा, ये किस चीज के लिए झगड़ा कर रही हो तुम दोनों? तुरंत रोशनी ने मृणाल के हाथ में रिमोट देते हुए कहा, नहीं नहीं, हम लड़ नहीं रहे थे। वो क्या है ना, मृणाल को रोमांटिक फिल्म देखने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा तू देख ले आज फिल्म, मैं एक्शन फिल्म कभी और देख लूंगी। हैरान होकर मृणाल रोशनी को देखने लगी। मृणाल ने अपने मन में कहा, बदमाश औरत एक पल में रंग बदल लिया। सूर्या को हंसते हुए देख मृणाल कहने लगी, नहीं नहीं, मैं रोशनी से कह रही थी कि तुम टीवी देख लो, मैं घर का काम कर लेती हूँ, मैं क्यों किसी से लड़ने लगी। रोशनी और मृणाल एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। दोनों की बात सुनकर सूर्या कुर्सी पर बैठ गया और अपने जूते निकालते हुए कहने लगा, चलो ठीक है, तुम दोनों ऐसे ही बहनचारे से आपस में रहो, बस यही तो मैं चाहता हूँ। वैसे कल मैं किशनगंज जा रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ अकेली रह लोगी ना? किशनगंज का नाम सुनकर रोशनी ने तुरंत सूर्या से पूछा, किशनगंज? वहां क्या काम है तुम्हें? अपनी जगह से उठकर सूर्या कहने लगा, मुझे खबर मिली है कि जिंदल वहां देवी के दर्शन करने आ सकता है, इसलिए मैं वहां कल जाने वाला हूं। सूर्या की बात सुनकर रोशनी ने तुरंत उससे कहा, अगर तुम वहां जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अपना सिर ना में हिलाते हुए सूर्या ने रोशनी से कहा, नहीं रोशनी, तुम मेरे साथ कहीं नहीं चलोगी, वहां पर खतरा हो सकता है। सूर्या को समझाते हुए रोशनी ने कहा, मैं चलूंगी तो तुम्हारी मदद हो जाएगी सूर्या, वहां पर मैं अपने कैमरे से बहुत कुछ शूट कर सकती हूं जो बाद में तुम्हारे काम आ सकता है। रोशनी की बात पर गौर करते हुए सूर्या ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकती हो, पर याद रखना, अगर वहां कोई खतरा हुआ तो तुम पहले अपनी सेफ्टी देखना, ठीक है? सूर्या के साथ रोशनी के जाने की बात सुनकर मृणाल काफी इनसिक्योर हो उठी। तुरंत ही मृणाल ने सूर्या से कहा, अगर रोशनी तुम्हारे साथ चल रही है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जवाब में सूर्या ने मृणाल से कहा, हम वहां सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहे मृणाल, बात को समझा करो। जिद करते हुए मृणाल सूर्या से कहने लगी, मुझे कुछ नहीं पता सूर्या, मुझे तुम्हारे साथ चलना है और सबसे बड़ी बात, मुझे देवी के दर्शन करने हैं, इसी बहाने मेरे दर्शन भी हो जाएंगे। मृणाल की जिद के आगे सूर्या ज्यादा कुछ कह नहीं पाया और अंत में सूर्या ने मृणाल से कहा, ठीक है,
कल सुबह हम तीनों 8 बजे किशनगंज की ओर निकल पड़ेंगे। इतना कहकर सूर्या वहां से चला गया। क्या साजिश रची है जिंदल ने सूर्या के खिलाफ? क्या किशनगंज में फंस जाएगा सूर्या जिंदल के बुने जाल में, या फिर सूर्या तोड़ देगा हर साजिश के